स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में सेल ईएमएफ ऑफ अ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज टीपीडी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में पढ़ाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो व्हाट इज अ सेल? A cell is a device that converts chemical energy into electrical energy. तो सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और सेल जो है वो बेसिकली इटालियन साइंटिस्ट नेम एल गैल्वेनी ने 1800 में इन्वेंट किए थे। उन सेल्स को तब क्या कहा जाता था? गैल्वेनिक सेल। तो देखिए, ये जो हमारी डेफिनेशन है कि सेल एक ऐसा डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मींस सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए एक सोर्स की तरह काम करता है। ये करंट देता नहीं है, ये करंट को मेंटेन करता है। या फिर आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये इट इज ए सोर्स विच प्रोवाइड्स करंट और इट इज ए सोर्स विच प्रोवाइड्स चार्ज। नो नो, इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो देखिए, इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें समझनी पड़ेगी वर्किंग ऑफ अ सेल। चलिए, वर्किंग ऑफ सेल को समझने के लिए हम सिंपल वोल्टेज सेल लेते हैं, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि एक ग्लास वेसल है, ग्लास का बीकर है, उसमें कि क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे हमने कौन सा लिया है? डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हमने एज इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया है यहाँ पे। और इसमें हमने रॉड डाली है जिंक। कौन सी रॉड डाली है इसमें? जिंक। तो अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि H2SO4 जो है दैट इज हाई एनर्जी स्टेट मॉलिक्यूल। हाई एनर्जी स्टेट मॉलिक्यूल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको समझने जा रहे हैं। अब देखिए, एक फिजिक्स का लॉ है, हमने 11th क्लास में भी शायद पढ़ा है। फिजिक्स का लॉ क्या है कि एवरी सिस्टम लव्स टू ऑक्यूपाई अ लो एनर्जी स्टेट, मींस हर सिस्टम लो एनर्जी स्टेट में जाना पसंद करता है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज बेसिकली हाई एनर्जी स्टेट मॉलिक्यूल। तो जैसे ही हम जिंक रॉड को इसमें डिप करते हैं, जिंक रॉड को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड जिंक को जब हम यहाँ पे डिप करते हैं तो होता क्या है, ये जो H2SO4 है ये टूट जाता है। कैसे? SO4 नेगेटिव नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव। अब देखिए ये टूटता क्यों है? क्योंकि ये जो Zn है, जिंक है, ये बेसिकली क्या बनाएगा यहाँ पे? Zn पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो Zn पॉजिटिव पॉजिटिव है, देखिए Zn पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो यहाँ आ जाएगा सोल्यूशन में, Zn पॉजिटिव पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन है दो वो यहाँ आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि Zn को, ये जो Zn पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये बेसिकली अट्रैक्ट करेगा सल्फेट आयन को, इसको SO4 नेगेटिव नेगेटिव को, और ये बनाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट। क्यों बनाएगा? बिकॉज इट इज अ लो एनर्जी स्टेट। क्योंकि ये ZnSO4 क्या है? इट इज अ लो एनर्जी स्टेट। और अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लॉ एवरी सिस्टम लव्स टू हैव लो एनर्जी स्टेट। एवरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, वो हमेशा लो एनर्जी स्टेट की तरफ ही जाएगा। तो H2SO4 क्यों टूटा? क्योंकि लो एनर्जी स्टेट बननी है। लो एनर्जी स्टेट कैसे बनी? Zn पॉजिटिव पॉजिटिव ने H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइट था, जब वो टूटा तो उसके SO4 नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करके क्या बनाया? ZnSO4। ठीक है, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अभी इलेक्ट्रोड पे ही पड़े हैं। अब देखिए कहाँ जाएंगे? एयर में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एयर में जाएंगे। तो एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एयर इज बैड कंडक्टर, तो इट मीन्स ये यहीं पे बैठे रहेंगे। ठीक है, अब देखिए लो एनर्जी स्टेट को हम एक और तरीके से समझते हैं। सपोज करिए आप और आपका जो फ्रेंड है वो मार्केट में मैंगोज लेने जाते हैं, और मार्केट में जो मैंगोज है वो कैसे हैं कि 30 रुपीज में आपको कितना मिलेगा? 1 kg। ठीक है, और आपके दूसरे फ्रेंड ने भी क्या किया? 30 रुपीज में कितना ले लिया? 1 kg। लेकिन शॉपकीपर ने कहा कि भाई 50 रुपीज में आपको मिल रहे हैं 2 kg, लेकिन आपके पास भी 30 रुपीज है, आपके फ्रेंड के पास भी 30 रुपीज है, इससे ज्यादा पैसे आपके पास नहीं है।
तो फिर क्या होगा, आप दोनों ने क्या सोचा कि हम शेयर कर दें, ठीक है, कि 25 रुपए तू डाल और 25 रुपए मैं डालता हूँ, कितना हो गया टोटल 50 रुपीज, और 50 रुपीज में उन्होंने जो थे वो 2 किलो मैंगोज ले लिए। तो देखिए आपकी जो सेविंग है, बचत है, वो कितनी हुई, 5 रुपीज आपने बचाए, 5 रुपीज आपके फ्रेंड ने बचाए, ठीक है। तो ये होता है लो एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये बच गई एनर्जी, ये पैसे आपके बच गए। तो यहाँ पे भी जैसे सिस्टम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट जाएगा, तो उसमें जो है वो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब ये आपने याद रखना है, एनर्जी रिलीज होगी, इसको मैं बाद में बताऊंगी कि इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन Zn पॉजिटिव पॉजिटिव ने SO4 नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करके क्या बना दिया, ZnSO4। और दो इलेक्ट्रॉन जो थे अभी जो बचे, Zn पॉजिटिव पॉजिटिव बना, तो दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो निकल के कहाँ है, रॉड पे। अब देखिए कहाँ जा सकते हैं वो, एयर में जा नहीं सकते, क्योंकि एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमने क्या डाला होता है यहाँ पे, कॉपर, एक साथ ही डालते हैं, पर मैं आपको एक एक करके समझा रही हूँ। हमने दूसरा डाला होता है कॉपर रोड, ठीक है। कॉपर रॉड जब हम डालते हैं तो देखिए ये जो 2H पॉजिटिव थे ये कहाँ गए, ये बेसिकली यहाँ आ गए, H पॉजिटिव यहाँ पे, H पॉजिटिव यहाँ पे, ये इसके साथ आके बैठ गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके बैठ गए। तो ये पॉजिटिव हो गई, ये हो गई नेगेटिव, इट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोल, इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा नहीं सकते, और इन इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली हमने पहुंचाना है कॉपर रॉड के पास, ताकि ये जो H पॉजिटिव पॉजिटिव है इनके साथ इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ से बेसिकली क्या बनती है, नेसेंट हाइड्रोजन मींस H2 गैस बनती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रास्ता नहीं है, कैसे जाएंगे, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, इट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इट इज पॉजिटिव, ये तो अट्रैक्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये आएगा तब अट्रैक्शन होगी ना, अभी डिस्टेंस ज्यादा है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे एक वायर लगानी पड़ेगी, मेटल की वायर लगानी पड़ेगी, एक रास्ता बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का रास्ता होता है, जहां इलेक्ट्रॉन ने मूव करना होता है, इसको हम बोलते हैं सर्किट, क्या बोलते हैं इसको, सर्किट। अब क्या हुआ देखिए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए और यहां से यहां पहुंचे, तो इलेक्ट्रॉन यहां से इस, ये जो रास्ता मिल गया ना, इलेक्ट्रॉन्स को हमने रास्ता दे दिया एक वायर के थ्रू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई बल्ब लगा दें, बाई चांस हम रास्ते में कोई बल्ब लगा दें, तो क्या होगा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो H पॉजिटिव था उसके साथ मिले, ठीक है, ऐसे है ना, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया यहाँ पे H2 गैस, जो कि यहाँ से बबल्स बन के बुलबुलों के रूप में यहाँ से नेस हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये है फंक्शन सेल का। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो इस रास्ते पे चला, इस वायर पे जो इलेक्ट्रॉन चला, उसको एनर्जी कहाँ से मिली, कैसे मिली उसको एनर्जी, कौन कह रहा है उसको कि यहाँ पे जाओ, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव कॉपर रॉड बन चुकी है ड्यू टू हाइड्रोजन आइन, ये इसको अट्रैक्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे किसने पुश किया इलेक्ट्रॉन को कि तुम इस रास्ते पे चलो। ये देखिए यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई थी ना, वही बात याद करिए कि 5 रुपए आपके दोस्त ने बचाए, 5 रुपए आपने बचाए, तो ये जो एनर्जी बच गई थी ये यहाँ पे अब यूज होगी, ये एनर्जी इसको पुश करेगी, इसको यूनिट चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये एनर्जी जो यहाँ बच गई थी, जो हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट गया, ठीक है, H2SO4 जो है वो टूट के जिंक के साथ क्या बना है, ZnSO4, ठीक है। तो ये जो ZnO4 जो है वो लो एनर्जी स्टेट है, ये हाई एनर्जी स्टेट है, तो इट मीन्स कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। सपोज कर लीजिए पहले 4 जॉउल थी, फिर उसके बाद 2 जॉउल बनी, तो 4 - 2 कितना, 2 जॉउल एनर्जी रिलीज हुई। अब जब जो एनर्जी यहाँ रिलीज हुई है, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन को पुश करती है कि तुम इस रास्ते से जाके यहाँ तक आओ, और ये रास्ता जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर हम रास्ते में आपको बल्ब लगाते हैं तो ऑब्वियसली वो ग्लो करेगा, वो चलेगा, क्यों, क्योंकि केमिकल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे हुई केमिकल एनर्जी, H2SO4 टूटा, क्यों टूटा, क्योंकि सिस्टम को हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट आना है। जिंक आयन ने SO4 नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और क्या बना, जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है। तो ये जो बना जब, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, वही एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रही है कि आप इस रास्ते से जाओ
और यहाँ तक जो है वो सर्किट को कंप्लीट करो। तो मीन्स ये जो केमिकल रिएक्शन जो हुआ है यहाँ पे, ये केमिकल एनर्जी जो यहाँ पे रिलीज हुई थी, ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है? जब बल्ब ग्रो करेगा तो आप समझ जाएंगे ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरीके से सेल काम करता है। लेकिन अभी बहुत सी बातें हैं इसके बारे में जो हमने जानी है। चलिए अभी चलेंगे हम, तो वर्किंग देख लेते हैं एक बार। अ सिंपल सेल और वोल्टिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, one of copper and one of zinc, dipped in a solution of dilute sulfuric acid, that is H2SO4, in a glass vessel. On connecting two electrodes externally with a wire, देखिए एक्सटर्नली, ये एक्सटर्नल हुआ ना, एक्सटर्नल सर्किट हो गया ये, ठीक है। एक्सटर्नली जब हमने इनको कनेक्ट किया तो क्या होगा? देखिए अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, देखिए। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे थे, यहाँ से। जिंक मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है? याद करिए, हमने कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कन्वेंशनल करंट वो करंट है जिसका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट होता है, या फिर ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्जेस की साइड होती है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। दैट मीन्स करंट किस साइड मूव करेगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है, एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है वो कैसे मूव करेगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन टू नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। कन्वेंशनल करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की अपोजिट होता है, तो डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए विद अ पीस ऑफ वायर, जब हमने पीस ऑफ वायर से एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट किया है तो व्हाट विल हैपन? द करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक आउटसाइड द सेल। बात हो रही है एक्सटर्नल सर्किट की, आउटसाइड द सेल, एंड फ्रॉम जिंक टू कॉपर इनसाइड द सेल। अब देखिए इस बात को समझिए कि इनसाइड द सेल क्या होता है? इनसाइड द सेल जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। बाय, देखिए यहाँ पे Zn पॉजिटिव पॉजिटिव आए थे क्योंकि उन्होंने किसको अट्रैक्ट किया था? SO4 नेगेटिव, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये जो ZnSO4 है, जब ये मिल गया ZnSO4 के साथ तो क्या बना? ZnSO4। लेकिन जो दो इलेक्ट्रॉन थे, H2SO4 है ना, उसका SO4 तो ये चला गया, लेकिन दो हाइड्रोजन जो हमारे आयंस थे वो किस साइड गए? इस साइड। देखिए तो पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट क्या होती है? कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट क्या है? देखिए यहाँ से यहाँ H पॉजिटिव यहाँ आ रहे हैं, यहाँ। दैट्स वाई ये कॉपर रॉड क्या है? पॉजिटिव है। और ये किसको अट्रैक्ट कर रही है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलके क्या बना रहे हैं? H2 गैस, जो कि यहाँ से बबल्स के रूप में बाहर आए, ठीक है, जिसको नेसेंट हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। तो अब देखिए ये जो H थे, ये H कहाँ जा रहे हैं? यहाँ। तो इंटरनली बेसिकली पॉजिटिव, देखिए ना, करंट किस साइड फ्लो करता है? जिस साइड पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और जिस साइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मूवमेंट के अपोजिट। तो अभी हाइड्रोजन किस साइड, हाइड्रोजन आयन किस साइड मूव कर रहे हैं? फ्रॉम जिंक टू कॉपर। इसलिए कह रहा है कि इंटरनली करंट कैसे फ्लो करेगा? फ्रॉम जिंक टू कॉपर इनसाइड द सेल। नाउ द कॉपर इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव पोल, इसको कहते हैं कॉपर रॉड ऑफ द सेल, एंड जिंक इज द नेगेटिव पोल, और इसको कहते हैं जिंक रॉड ऑफ द सेल। अब देखिए आगे, एट द जिंक रॉड क्या होता है? देखिए द जिंक एटम गेट आयोनाइज्ड एंड पास इनटू द सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन में पास हो जाता है। मतलब जिंक जो रॉड है वो डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। जो जिंक रॉड है वो डिसॉल्व हो रही है। तो कॉपर को कुछ नहीं हो रहा है, देखो कॉपर में सिर्फ ये जो H पॉजिटिव है, ये देखिए H पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ये यहाँ पे सिर्फ बैठे हैं। ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो Zn पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ छूट गया और इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव आयन Zn पॉजिटिव पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव जिंक आयंस, दिस लीव्स जिंक रॉड विद 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर। अब देखिए जिंक तो चला गया इधर, क्या छोड़ गए? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, मेकिंग इट नेगेटिव। तो जिंक रॉड क्या हो गई? नेगेटिव। At the same time, 2 hydrogen ions, 2H positive, are discharged at the copper rod. H positive थे किसके? H2SO4 के। ये देखिए H2SO4 ने 2H positive छोड़े, ये किस पे डिस्चार्ज हो रहे हैं? कॉपर की साइड, ठीक है। This makes copper rod positive. और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं H positive ऐसे ऐसे, तो इट मीन जिंक से कॉपर की साइड जो है वो इंटरनल करंट है, और कॉपर से जिंक की साइड जो है वो एक्सटर्नल करंट, ठीक है। So this process goes on and current flows continuously in external circuit.
क्योंकि ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इनको हमने रास्ता दे दिया है। और ये इनको पुश कहाँ से मिली है, जो हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट जो सिस्टम आया है। H2SO4 टूटेगा, क्यों टूटेगा, क्योंकि उसको लो एनर्जी स्टेट में आना है। लो एनर्जी स्टेट क्या है, Zn पॉजिटिव पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिलके जो ZnSO4 बना रहा है, इट इज लो एनर्जी स्टेट, इट इज हाई एनर्जी स्टेट। तो हाई टू लो में कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, वही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को पुश कर रही है, जो कि उसको कॉपर की साइड जाने के लिए मजबूर कर रही है। So this simple cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. तो हुआ क्या, ये देखिए केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, केमिकल एनर्जी जो निकली है यहाँ से वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। सो ड्यू टू अपोजिट चार्जेस ऑन द प्लेट्स, देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। और जिंक और कॉपर का अगर हम एग्जांपल लें, इस वोल्टेज सेल को लें, तो इस केस में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है दैट इज 1.08 वोल्ट, ठीक है। तो ये थी वर्किंग सेल की। अब इसमें और भी कुछ बाकी है, चलिए चलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ठीक है। मैंने आपको अभी कहा कि जो H2SO4 है ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, SO4 नेगेटिव नेगेटिव प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। और Zn जो है वो SO4 को अट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि सिस्टम को कहां से कहां आना है, हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट, क्योंकि फिजिक्स का लॉ है, कोई भी सिस्टम जो है वो लो एनर्जी स्टेट में आना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से समझेंगे हम। तो क्या हो गया, Zn ने क्या किया, Zn पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ZnSO4 मिलके एक लो एनर्जी स्टेट बनाएंगे और जिसमें कि कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। अब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कौन सी एनर्जी रिलीज हुई, केमिकल एनर्जी, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो केमिकल एनर्जी है जिसने पुश किया है इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए थे, क्योंकि Zn पॉजिटिव तो डिसॉल्व हो गया अंदर, ठीक है, उसने क्या बना लिया, ZnSO4। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली है कि इस वायर पे चलो, इस रास्ते पे चलो और कॉपर तक पहुंचो, ठीक है। यहाँ से फिर हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल बन के जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी थी इसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए एक मिसनोमर है कि एक फोर्स है, मिसनोमर मीन्स गलत नाम, ये एक फोर्स है। ये तब की बात है जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की स्टडी नहीं हुई थी, तो इसको कहते थे कि यहाँ फोर्स है, कि यहाँ से इसको फोर्स मिल रही है इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। EMF क्या है, इट इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज, क्या है ये, एनर्जी गिवन टू अ यूनिट चार्ज, एनर्जी गिवन टू अ यूनिट चार्ज। किसको ये एनर्जी दे रहे हैं हम, इस इलेक्ट्रॉन को, एक चार्ज को जितनी एनर्जी मिल रही है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम E से लिखते हैं, एंड ऑफ द सोर्स, सोर्स क्या है, देखिए ये है सोर्स, ये सोर्स है पूरा, 2 इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट, तो ये एक सेल है ना, तो ये सोर्स की करेक्टरिस्टिक है। EMF क्या है, सोर्स की करेक्टरिस्टिक, ये एक सोर्स की क्वालिटी है। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑफ द सोर्स इज द एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल, सप्लाइड यूनिट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पुश मिल रहा है ना, ठीक है। पुश किससे मिल रहा है, इससे, ये है सोर्स इसका। तो ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये कहाँ से आई है, जो हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट सिस्टम आया था, तो जो एनर्जी रिलीज हुई थी दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसके यूनिट क्या होंगे, देखिए वोल्ट, क्योंकि EMF कैसे होगी, देखिए वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, मींस एनर्जी यूज्ड, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो एनर्जी के यूनिट जूल और चार्ज के कूलम, सो आंसर इज जूल कूलम इनवर्स व्हिच इज वोल्ट, ठीक है। सो SI यूनिट क्या होंगे इसके, वोल्ट, ठीक है। तो अब देखिए आगे, अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। देखिए सबसे पहले तो बात ये है कि सपोज करिए पेंसिल सेल देखते हैं ना आप मार्केट में, पेंसिल सेल आते हैं, घड़ियों में डालते हैं हम या टॉयज में डालते हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा होता है कि उसका जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो अभी आपने सर्किट में तो उसको कनेक्ट किया नहीं है, अभी आप सिर्फ मार्केट से लाए हैं, तो वो क्या है, उसका EMF। अभी मैं समझाती हूँ कि वो EMF कैसे, क्यों वो वोल्टेज नहीं है, क्यों उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है,
वो ईएमएफ है, क्योंकि अभी आप सोर्स उठा के लाए हैं, अभी सेल उठा के लाए हैं मार्केट से, ठीक है। अब उस सोर्स का जो क्वालिटी है, उस सोर्स का जो एनर्जी है वो क्या है, 1.5 जूल टू 1 कूलम चार्ज, ठीक है। बेसिकली अगर 1.5 वोल्ट उसका ईएमएफ है तो उसका क्या मतलब है कि इट इज द एनर्जी गिवन टू 1 कूलम चार्ज, विच एनर्जी, 1.5 जॉल एनर्जी गिवन टू 1 कूलम चार्ज। तो अब देखिए, जैसे ही हम सेल को कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तो जितना वोल्टेज हमें दिया है, जितना ईएमएफ दिया है, बेसिकली उतना हमें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता, हमें कम मिलेगा, हमेशा ही हमें कम मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस होती है एक सेल की, और रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द ऑपोजिशन टू द पाथ ऑफ करंट। जब भी करंट फ्लो करेगा तो एक रुकावट होगी रास्ते में, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जितनी ईएमएफ लिखी होती है सेल पे, बेसिकली हमें उतनी मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है, चलिए देखते हैं। हमें देखा कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। उसमें एक जिंक की रॉड है और एक इसकी रॉड है कॉपर की, ठीक है। तो जिंक ने क्या किया, सल्फेट के साथ मिलकर ZnSO4 बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि लो एनर्जी स्टेट उसको पसंद है, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से पुश किया, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस H पॉजिटिव के साथ मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस, जो कि यहाँ पे कॉपर के साथ रिलीज, मतलब कॉपर की रॉड के पास जो है वो रिलीज हो, ठीक है। तो अब देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, इट इज द रेजिस्टेंस विच इज प्रेजेंट विद इन दी सेल। ये सेल के अंदर, मैं एक्सटर्नल सर्किट की बात नहीं कर रही। एक्सटर्नल सर्किट की जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर, उसको आप जानते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ये जो आपने वायर लगाई है, इसकी खुद की रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर के साथ टकराएंगे, कंडक्टर के साथ टकराएंगे, आयंस ऑफ द कंडक्टर के साथ टकराते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है तो वो आयंस ऑफ कंडक्टर के साथ टकराते हैं। टकराने से जो करंट के रास्ते में जो रुकावट है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इट इज द रेजिस्टेंस व्हिच इज प्रेजेंट विद इन द सेल दैट रेजिस्ट्स, रेजिस्ट्स मतलब रोकना, दैट रेजिस्ट्स द करंट फ्लो व्हेन कनेक्टेड टू अ सर्किट। So it is the resistance provided by the electrolyte and electrodes. इसका cause क्या है, कहाँ से आती है ये? It is basically provided by electrolyte and electrodes which is present in a cell. देखिए कहाँ से आती है? Resistance का main cause क्या है? देखिए, चाहे कोई भी resistance हो, internal हो, external हो, उसका cause क्या है? Collision, ठीक है, of electrons with ions, ठीक है। समझते हैं। अब यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये जिंक रॉड है, तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर नहीं हो रही, कोलिजन हो नहीं रहा, कभी इलेक्ट्रोलाइट के साथ, कभी रॉड के साथ हो रहा है ना। तो ये जो अंदर के जो कोलिजन्स हो रहे हैं, कभी वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ टकराएगा, कभी जिंक रॉड के साथ टकराएगा, तो ये जो टकराव है ये क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड कि इट इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। ये रेजिस्टेंस कहाँ से आती है, कौन देता है इसको, किसकी वजह से है, इलेक्ट्रोलाइट, ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और इलेक्ट्रोड्स, ये जो जिंक और कॉपर लगा which is present in a cell and it depends upon। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो L ओवर A, ठीक है। फिर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। L क्या है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, ये डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एल आर के, आर और एल में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एल ज्यादा, आर क्या है, ज्यादा, मींस अगर दो रॉड्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ज्यादा होगी, और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। तो इस बार हम लिखेंगे फॉर्मूला रो एल ओवर ए, कि अगर दो रॉड्स के बीच में, अब देखिए सपोज करिए एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, ठीक है, और एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, तो बताइए कहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, यहाँ रेजिस्टेंस विल बी मोर, ठीक है। जहां दो रॉड्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा, वहां इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा। अब देखिए एरिया, देखिए एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। सपोज करिए एक रॉड्स आपने ली है ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, ऐसे, ये जिंक रॉड है और ये है आपकी कॉपर रॉड, और ये जो है आपने ग्लास वेसल में इनको डाल रखा है,
ठीक है। और एक आपने एग्जांपल लिया है ऐसा वाला जिसमें कि आपके जो रॉड्स है वो ऐसे ऐसे ये देखिए ऐसे, मतलब शीट की साइज में। इनका एरिया कम है, इनका एरिया ज्यादा है, ठीक है। इट मींस इनका एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि एरिया यहाँ ज्यादा है शीट की फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना ये देखिए शीट दी हुई है, तो इनका एरिया ज्यादा है, ठीक है। कंपैरेटिव टू ये जो डायग्राम था यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में, इनका एरिया कम है, ठीक है। यहाँ पे एरिया जो है वो कम है, लेस है, ठीक है। और आर क्या है, रो एल ओवर ए के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो आर क्या होगा यहाँ पे, मोर, ज्यादा, ठीक है। इस केस में जो है वो एरिया ज्यादा है, ठीक है। एरिया ज्यादा है तो यहाँ आर क्या होगा, लेस, ठीक है। नंबर 3 किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 4 किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब देखिए, अब मेन बात ये है कि जब हमने सर्किट को कनेक्ट कर दिया, देखिए सर्किट पूरा हो गया ना, ये देखिए हमने वायर लगा दी, यहाँ पे बल्ब लगा दी, यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन कि जब पूरा हमने सर्किट लगा दिया यहाँ से यहाँ, तो कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा जो ड्यूरिंग करंट जब फ्लो कर रहा है तो उसके सामने आए, कितना होगा। देखिए आर एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आर, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर, तो मीन्स टोटल resistance when current flows through the circuit will be R plus R। अब ये R plus R ही क्यों लिया है, देखिए मान लेते हैं कि हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से ऐसे, ये हमारा एक्सटर्नल R, ठीक है, और ये हो गया सेल। अब देखिए पहले तो हम सेल को ऐसे बनाते थे ना, कोई भी डायग्राम थी सेल ऐसे बनाते थे, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम सेल का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम सेल को कैसे बनाएंगे, सेल और साथ में उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको हमने एक डॉटेड बॉक्स में कर दिया पैक, तो ये हो गया हमारा पूरा सेल का डायग्राम। इन सेल का डायग्राम कैसा होगा, कैसा होगा, ये सेल और साथ में इसका ये रेजिस्टेंस, और इसको हमने एक बॉक्स में कर दिया बंद, तो ये हो गया हमारा सेल का डायग्राम, ठीक है। तो ये देखिए ये सेल हो गया, तो ये हो गया हमारा एक स्विच, ये देखिए, ठीक है। और ये हो गई हमारी ईएमएफ, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ईएमएफ, क्योंकि सेल की क्या है, सोर्स की जो हमारे पास पोटेंशियल है, जो सोर्स का जो वोल्टेज है वो क्या है, ईएमएफ है, ठीक है। अब एक हमने लगा दिया यहाँ पे वायर, ये वाली वायर, ये वाली हमने ऐसे शो, ठीक है। सेल को हमने जो है वो ऐसे शो कर दिया है। सर्किट में तो ऐसे बनाएंगे ना कि बार बार ऐसा टब रखेंगे, नहीं रखेंगे ना, सर्किट में तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो सपोज करिए हमने स्विच को क्लोज कर दिया, चलिए स्विच को क्लोज कर दिया। अब देखिए करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। अब देखिए ये आर और ये आर क्या है, सीरीज में है ना, ये देखिए सीरीज में है, तो सीरीज में रिजल्ट क्या होता है, इक्विवेलेंट का, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज, इट इज द एडिशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सो आर प्लस आर। इसलिए कह रहे हैं कि इट मींस व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट टोटल रेजिस्टेंस विल बी R plus R, where capital R is the resistance of the external circuit, resistance of the external circuit, ठीक है। और स्मॉल r क्या है, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखिए ये प्रोसेस पूरा क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे, और नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलेगी, मींस 2H पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, H2 गैस, जो कि बुलबुलों के रूप में, बबल्स के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। और अंदर देखिए बाहर तो करंट ऐसे फ्लो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ऐसे है, तो करंट क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और अंदर जो है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव आएंगे ऐसे है, इस साइड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा सर्किट देखिए ऐसे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। अब देखिए ध्यान से देखिए, ईएमएफ क्या था, ईएमएफ था कि इट इज द सोर्स, बेसिकली ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, सोर्स का। सोर्स क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, आपको पता है ना एनर्जी कहाँ से आई,
वो जो H2SO4 टूटा, SO4 नेगेटिव नेगेटिव बना और जिंक पॉजिटिव पॉजिटिव SO4 नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिलके क्या बनाता है, ZnSO4। तो H2SO4 से जब ZnSO4 बना है तो हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट आया सिस्टम, ठीक है। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यही वो एनर्जी है जो EMF का रूप ले रही है, ठीक है। सो EMF क्या है, बेसिकली इट इज द एनर्जी गिवन बाय द सोर्स, ठीक है, टू यूनिट चार्ज। EMF क्या है, एक ऐसी एनर्जी है जो यूनिट चार्ज को सप्लाई हो रही है, सप्लाई, ठीक है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सोर्स। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या है, ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। हमने क्या करना है, आउटसाइड की सर्किट देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पे जिंक रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन थे उनको कहां से कहां लेके जाना है, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यहां लेके जाना है। सो मीन्स ये जो एनर्जी यूनिट चार्ज को मिल रही है अब यूज होगी। So basically क्या है, it is the work done in moving a unit charge, means it is the energy used by the unit charge, it is the energy used by a unit charge from one point to another, ठीक है। इसने एनर्जी दी और यहाँ इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लेकर उसको यूज किया, एंड इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, यहां से यहां, और यही तो पोटेंशियल डिफरेंस था। इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। अब टर्मिनल्स आ गए तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एंड इट्स SI यूनिट इज वोल्ट, और इसके भी क्या है, वोल्ट है। इसको SI यूनिट को क्या कैसे लिखते हैं, कैपिटल V से, ठीक है। बिकॉज इट इज द एनर्जी यूज्ड बाय, इट इज द एनर्जी यूज्ड बाय द चार्ज, जूल पर कूलम, ठीक है। तो आंसर क्या है, जूल कूलम इनवर्स। समझ रहे हैं आप, EMF जो है एनर्जी गिवन टू द चार्ज, and terminal potential difference is the energy used by the charge। अब देखिए कोई रिलेशन भी होगा EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। देखते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है या EMF ज्यादा है। ऑब्वियसली EMF ही ज्यादा होगी, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा ना कि हम पेंसिल सेल लेते हैं मार्केट से, पेंसिल सेल लिया मार्केट से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसका वोल्टेज हमें दिया है 1.5, तो ये बेसिकली EMF होता है, EMF ऑफ दी सेल, EMF ऑफ दी सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए डेफिनेशन में फर्क देखिए, EMF को हम बोलते हैं EMF ऑफ दी सेल, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। डिफरेंस मतलब एक ज्यादा पोटेंशियल एक कम पोटेंशियल, उन दोनों को जब कैलकुलेट किया तो डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में देखिए क्या रिलेशन है, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि जब 1.5 वोल्ट दिया है, जैसे हम उसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं, मतलब आपने एक टॉर्च लिया और टॉर्च में सेल को डाल दिया, तो जितना 1.5 बेसिकली उसका EMF हमें दिया है उतना हमें मिलने नहीं वाला। क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है अंदर, ठीक है, वो भी आएगी। फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, वो भी एग्जिस्ट करेगी, तो इसलिए हमें जो टोटल है वो इतना नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, मान लीजिए ये सर्किट हमने ऐसे बनाया, मैंने कहा ना बार बार हम टब तो रखेंगे नहीं, हमें सर्किट ऐसा बनाना पड़ेगा। सेल हम ऐसे बनाएंगे, नॉर्मली हम जब भी हमने चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में सेल बनाया तो हमने ऐसे ही बनाया, लेकिन इस चैप्टर में हम सेल के लिए डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम सेल को कैसे बनाएंगे, ये सेल हो गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया, इसको हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, और ये जो है ये क्या है, EMF है, ठीक है। और एक एक्सटर्नल सर्किट है, ये देखिए जिसका कि क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो अब देखिए करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट में, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट की डायरेक्शन, ठीक है। सो देखिए करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देखिए अगर हमने सर्किट सपोज यहाँ हमने स्विच लगाया था और हमने उसको अभी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और करंट विल बी, कितना EMF है सेल का E, डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस है, देखिए टोटल R, और ये देखिए ये वाली R क्या है, सीरीज में,
सो कितना हो गया टोटल R प्लस R। अरे कंफ्यूज क्यों है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो V I क्या हो गया V अपॉन R, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा V है वो V नहीं है, यहाँ पे EMF ऑफ द सेल है, ये है सोर्स हमारा। यहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है किसको? चार्ज को, कि आगे जाओ, ठीक है। सो E डिवाइडेड बाय R प्लस R, ठीक है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया तो E इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर। तो ये जो आई आर है एक्सटर्नल सर्किट में देखिए I मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये हो गया V प्लस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर V को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो V इक्वल टू E माइनस आई आर। इट मीन्स इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF से कम है। कितना कम है? ये देखिए, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी वजह से हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कम मिलता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? ये हमें कम मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा? EMF में से ये निकाल दें तो हमें क्या मिलता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द रीजन कि जितना हमें दिया होता है बेसिकली उतना हमें मिलता नहीं है, उतना हमें एनर्जी नहीं मिलती है। देखिए ना 1.5 वोल्ट का क्या मतलब है यहाँ पे कि 1.5 जूल एनर्जी गिवन टू यूनिट चार्ज, गिवन टू सोर्स ने तो दे दी लेकिन हमें मिली नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फैक्टर है यहाँ से वो चीज माइनस हो गई। 1.5 में से अगर थोड़ा सा भी माइनस हो गया तो ऑटोमेटिकली 1.5 का फैक्टर तो कम हो गया, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF के इक्वल रहे। देखिए कंडीशन क्या है? इफ सर्किट इज ओपन, मान लेते हैं कि सर्किट हमारा ओपन है। अगर सर्किट ओपन है तो नो करंट विल बी फ्लोइंग, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इस सेल में से कोई भी करंट जो है हम नहीं ले रहे बाहर को। देखिए ओपन सर्किट का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे ग्लास वेसल है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें जिंक रॉड है, इसमें कॉपर रॉड है। हमने अभी एक्सटर्नल सर्किट वायर नहीं लगाया तो जिंक यहाँ तो आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे किधर? रास्ता नहीं है, सर्किट नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब मूव नहीं करेंगे तो करंट नहीं बनेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हेन सर्किट इज ओपन, ओपन मीन्स जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है सर्किट में, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, देन I इज जीरो। जब I जीरो हो गया तो इक्वेशन नंबर 1 में देखिए V इक्वल टू E माइनस जीरो and V equal to E. That means terminal potential difference is equal to EMF of the cell only when circuit is open. That is when no current is drawn from the cell, when current is zero. It means EMF की एक नई definition आई है। So क्या definition है? So EMF of a cell can be defined as the potential difference between the terminals of the cell when no current is drawn from the cell or when circuit is open। देखा ना हमने V क्या था? E माइनस आई आर। जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है सर्किट से, मीन सर्किट ओपन है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज V इक्वल टू E। That means EMF of a cell is equal to terminal potential difference between the terminals of the cell when no current is drawn from the cell or when circuit is open। So that means आप मार्केट से जब सेल लेके आते हैं तो उसका जो आपको पोटेंशियल दिया है दैट इज बेसिकली EMF, क्योंकि अभी आपने उसको अटैच नहीं किया कहीं पे, आपने अभी उसको टॉर्च में या किसी टॉय में या किसी सर्किट में यूज नहीं किया, ठीक है, नहीं किया है, सर्किट ओपन है। तो वो जो आपको EMF दे रखा है 1.5 को, तो वो बेसिकली क्या है? EMF, ठीक है। और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट क्लोज कर देते हैं तो वो हमेशा EMF से कम ही होता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो चलिए EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस TPD में डिफरेंस देख लेते हैं। सो नंबर 1 डिफरेंस, EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सो EMF क्या है? मैक्सिमम, क्योंकि अभी यूज ही नहीं किया, ठीक है। और TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल्स बिटवीन द एनी टू पॉइंट्स इन द क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। क्लोज सर्किट में एक्सटर्नली जो करंट फ्लो करेगा उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नंबर 2, EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से EMF का कोई लेना देना नहीं है, बट
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू, हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। नंबर 3, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोर्स। ऑब्वियसली ईएमएफ किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सोर्स। किसकी क्वालिटी है? सोर्स। And terminal potential difference is the quantity between any points in the circuit, between any two points. ठीक है? It is the cause. EMF क्या है? एक cause है। ठीक है? यही कारण है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को पुश मिल रही है कि तुम सर्किट में जाओ, और इलेक्ट्रॉन का चलना मीन्स करंट इन द सर्किट। ठीक है? एंड इट इज द इफेक्ट, और ये क्या है? इसका आफ्टर इफेक्ट है। यहाँ से एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन चला, कॉपर तक गया। ठीक है? तो कॉपर तक गया, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक गया, तो क्या बना? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? नंबर 5, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। आपको पता है V क्या था? E माइनस आई आर। सो E क्या होगा? V प्लस आई आर, दैट मीन्स EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, and terminal potential difference is always less than EMF of the cell when current is drawn from the cell। जब सर्किट क्लोज्ड है, जब ओपन है तब दोनों इक्वल। ठीक है? नंबर 6, इट इज ड्यू टू द कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑब्वियसली हमने देखा ना कैसे ZnSO4 बना, कैसे केमिकल एनर्जी जो थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रिलीज हुई। एंड इट इज ड्यू टू द फॉल इन पोटेंशियल्स। ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन सर्किट में गया, यहाँ हमने बल्ब लगाया था। ठीक है? तो ये क्या है? ड्यू टू फॉल इन पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है कॉपर पे, यहाँ पे पोटेंशियल कम है। इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए EMF इज द मेजर ऑफ एनर्जी सप्लाई टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। इट इज द सप्लाई ऑफ एनर्जी। क्या है ये? बेसिकली ईच कूलम को, एक कूलम चार्ज को एनर्जी जो दी जाती है, इट इज द मेजर ऑफ एनर्जी सप्लाई जो दी जाती है। ठीक है? एंड यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज इज द एनर्जी यूज्ड, और यहाँ वो एनर्जी क्या की जाती है? यूज की जाती है उसी चार्ज के द्वारा टू मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों ये था सेल, उसकी वर्किंग। तो हमने ये देखा सेल में क्या होता है? सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बैटरी और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आप इसको रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको PDF के नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।